गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कोई तुम्हारी वजह से खुश हो, यह भी दान ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि फ्रेंड्स आप लोगों का अपकमिंग पेपर 13 अक्टूबर को होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले देखे होंगे सेट नंबर 14 और 15 में अपलोड कर चुका हूँ, पूरे 1 से लेकर 15 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अभी मैं आप लोगों के बीच में सेट नंबर 13 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के सामने जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। और करंट अफेयर का भी देख लीजिए, चाहे मैथ्स का देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को मैं जो विधि से पढ़ा हूँ, जो मेरे पास ट्रिक है, सारे मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं तो काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को प्लेटफॉर्म बुक का सेट भी आप लोगों को कंप्लीट हो रहा है, तो इससे डबल फायदा हो रहा। तो देख लीजिए, टोटली 16 सेट नंबर में आ चुके हैं। देन आप लोग को अभी 11 सेट और बताने, 9 सेट और बताने का है। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं अभी अपडेट करूंगा और सारे क्वेश्चन को मैं पूरे डीपली से बताऊंगा। देख लीजिए, ये जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 120 क्वेश्चन को, सारे को मैं पूरे डीपली बता दूंगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन कहीं ना बना रहे। और लास्ट टाइम आंसर की भी मैं शो करवा देता हूँ। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए क्वेश्चंस क्या लिख रहा है, मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। वे 8 दिन तक 7 काम करते हैं और बी काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए कितने दिनों में करेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप्स का जब भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को क्या करना है, देखिए सिंपल वे में क्या कीजिए। देखिए, ए कार्य किसी कार्य को कर रहे हैं आप लोग का 30 डेज में कर रहे हैं। देन बी आप लोगों के सामने लिख रहा है 40 डेज में। क्लियर? तो टोटल वर्क देखिएगा तो 120 हो गया। देन आप लोग ए का इफिशियंसी देखिए 4 आ गया, और वही बी का देखिए 3 आ गया। क्लियर है? अब लिख रहे हैं वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये दोनों को मिला देंगे, तो यानी कि दोनों मिला दें तो 7 काम हो रहा है। क्लियर है? अभी 8 दिन मिलकर काम किए तो टोटल काम कितना हो गया, 56 काम हो गया। अब देखिए 120 में काम में से 56 काम अगर पूरा कर दिए तो ओवरऑल कितना बचेगा, तो आप लोग सामने देखिए 64 बचेगा। क्लियर है? अब लिख रहा फिर बी काम को छोड़ देने, बी कार्य नहीं कर रहा, तो कार्य कौन करेगा, तो पूछ रहा ए कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड्स, ए के बारे में हम लोग देखें तो ए आप लोग का ये ए का एफिशिएंसी कितना था, 4 था। तो 64 जो वर्क बचा इसको 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 4 था। तो 4 का टेबल में 64 आएगा, 16 टाइम्स में आएगा। कितना टाइम्स में आएगा, 16, यानी कि 4 का पारा में 64 आता है 16 बार में, तो राइट आंसर आएगा 16 आएगा। तो 16 दिन में कार्य करेगा, जो कि ओवरऑल अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में है 16 बिल्कुल, तो सी को क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी शेष काम को ए 16 दिनों में पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन जो 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या करें। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाते देखिए, ये दोनों का यूनिट किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है, मीटर में है। तो सबसे पहले सोचेंगे किलोमीटर पर आवर को ही मीटर में बदलेंगे। क्लियर? मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे आप लोगों को दूसरे ट्रेन की लंबाई दिख रहा। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं जब भी लंबाई पूछे हम लोग समय दिखाएं, तो समय का वैल्यू समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। आप लोग पढ़े होंगे चाल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता चाल होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग के सामने सेकंड लिख रहा 9 सेकंड। क्लियर है? अब देखिए दूरी, तो पहला का 200, यानी कि दूरी को ऐड करते हैं। पहला 220 मिनट है जो कि ट्रेन की थी। देन आप लोग को दूसरी ट्रेन की पता नहीं तो हम लोग एक्स मान लें। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो चाल था वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है। विपरीत दिशा में जब भी आता है तो दोनों चाल को सम करते हैं। तो 81 था और एक का 99 था, तो 81 और 99 को ऐड कीजिएगा तो आप लोगों के सामने देखिए 81 और यानी 9 10 8 9 8 17 का 180 बच जाएगा। अभी किलोमीटर पर आवर में था तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने से 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई किए। क्लियर है? तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का पढ़ में 180 10 बार में आ गया। क्लियर है? अब 10 पचे 50 को 9 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 450 आएगा। तो 450 का वैल्यू आएगा 220 प्लस एक्स आएगा। क्लियर है? देन अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो 450 में से 220 को माइनस करेंगे तो ऑलरेडी 230 बचेगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 230 मीटर आएगा। तो ऑप्शन 230 मीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जिसका फैक्टर्स केवल 2 हो, यानी एक और खुद हो। तो देखिए बात करना चाहते हैं 901 का, तो 901 का जो फैक्टर होता है आप लोग निकालिए। 17 को अगर 53 से मल्टीप्लाई किए तो आप लोग का 900 का आएगा। तो ये देख रहे हैं 17 भी आ रहा है, 53 भी आ रहा है, तो ये आप लोग का एक और स्वयं में नहीं, तो ये गलत हो गया। नहीं, ये कंपोजिट नंबर हो गया। 917 को निकालेंगे तो 7 का टेबल में ये आप लोग का आता है 131 बार में, तो ये भी देख रहे हैं कंपोजिट नंबर आ गया। देन 1047 को कीजिएगा तो 3 का पारा में 349 बार में आएगा, 349 बार में आएगा, तो ये भी देखिए आप लोग के कंपोजिट नंबर आ गया। लेकिन 1049 एक के पहाड़ा में 1049 टाइम्स में आएगा। तो देखिए एक का खुद है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए एक व्यक्ति ने 85 रुपये की दर से 16 वस्तुएं, 65 रुपये की दर से 15 वस्तुएं और 75 रुपये की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत ज्ञात करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 85 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 65 को 15 से गुना करेंगे, 75 को 12 से गुना करेंगे। हम क्या करें, देखिए गुना करते हैं, 85 को हम लोग गुना कर दें 16 से, देन नेक्स्ट गुना करें 65 को, तो 65 को 15 से गुना करेंगे। ओवरऑल आप लोग क्या नेक्स्ट लिख रहा है 75, तो 75 को गुना करेंगे 12 से। क्लियर है। देन क्या करेंगे, सारे जो इसका वैल्यू है ओवरऑल देखिएगा कितना लिखा, पहला में 16 वस्तु था, देन सेक्स में 15 था और लास्टली तो आप लोग का 12 था, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स को अगर सॉल्व करते हैं तो 85 को 16 से गुना किए तो 1360 आएगा। क्लियर है। देन अगर आप लोग 65 को 18 से गुना, 65 को 15 से गुना करते हैं तो 975 आएगा। देन अगर आप लोग 75 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आएगा। तो यहाँ तक कर ली और टोटल सम कीजिएगा तो इससे 43 आएगा। ओवरऑल अगर इसका सम करते हैं तो ओवरऑल सम आएगा 3235 आ गया। अब इसको 43 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड कीजिए तो ऑप्शन नंबर 75.23 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो डी को क्लिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए कुमार ने 2 योजनाएं ए और बी में कुल 16,900 आंशिक रूप में निवेश किया। दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर एक 14% है, 11% है। 2 वर्षों में अर्जित कुल लाभ 4,498 है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि निकालना। फ्रेंड्स इस टाइप्स का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग बी के द्वारा एक्स मान लीजिए। तो टोटल ओवरऑल देखिए आप लोग के सामने एक ए लिख रहा, देन आप लोग का एक बी लिख रहा। हम लोग बी का अगर एक्स माने तो टोटल ओवरऑल क्या था 16,900 है ना। तो ए के लिए हम लोग को क्या मानना पड़ेगा 16,900 माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि दोनों का सम किए तो केवल 16,900 बच जाएगा। क्लियर है। तो ये आप लोग का ए का हो गया, देन आप लोग का ये बी हो गया। आप लोग क्वेश्चन के रिगार्डिंग चलेंगे तो देखिए ए को हम लोग माने थे प्रिंसिपल के रूप में 16,900 माइनस एक्स मान लेते। देखिए तो आप लोग देन ये पी हो गया आर का वैल्यू देखेंगे 14% लिख रहा था। क्लियर है। और यहाँ पे टाइम के बारे में डिस्कस कर रहा था 2 वर्ष के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय ओवरऑल क्या करेंगे 100 से इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है। प्लस एक और को हम लोग क्या माने थे, सबसे पहले एक्स माने थे प्रिंसिपल, रेट इसका 11% लिख रहा था, टाइम तो ऑलरेडी 2 लिख रहा था, बाय क्या करेंगे 100। अब ओवरऑल देखिएगा इसका कितना वैल्यू लिख रहा था, ऐसा ही 4,498 लिख रहा था। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 3900 आएगा, यानी 3900 रुपये आएगा। तो फ्रेंड्स एक्स का वैल्यू 3900 रुपये होगा। तो 39 है तो बिल्कुल 3900 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। 1200 पुरुषों के एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। यदि सैन्य दुर्ग में 600 पुरुष बढ़ा दिए जाए तो खाद्य पदार्थ कितने समय तक चलेंगे। असली मसाले सच MDH का यूज करना है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे मैन डे और आवर को बार वेज करते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स सेम फार्मूला का यूज करें। देखिए सबसे पहले में मनुष्य पुरुष कितना था 1200, देन डे की संख्या 15 था। क्लियर है। देन नेक्स्ट में लिख रहा यदि सैन्य दुर्ग में 600 पुरुष और बढ़ा दिए तो 1200 और 600 करेंगे तो कितना हो गया 1800। तो आप लोग अन्य समय निकालना तो टी निकाल दीजिए। आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 6 का पढ़ा 12 2 बार में आता, 6 का पढ़ा 18 3 बार आता, 3 का पढ़ा 15 5 बार में आता। तो ओवरऑल टी का वैल्यू देखें तो 5 दूनी कितना आ गया 10 आ गया। तो ओवरऑल ए का वैल्यू 10 दिन आएगा। क्लियर है। काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा फार्मूला यूज करना पड़े। देखिए ये A³ + BQ + CQ - 3ABC। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ AQ + BQ + CQ - 3ABC का फार्मूला होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा आप लोग, वैसे याद होगा आप लोगों को। A + B + C होता है, देन आप लोगों को लिखना पड़ता है A² + B² + C² - AB - BC - C होता है। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग को ये चूज करना था और वही आप लोग देख सकते हैं नीचे क्या लिख रहा है A² + B² + C² - AB - BC - C लिख रहा। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग फार्मूला अगर पुट कीजिएगा ना तो ये देखिए ये वाला जो वैल्यू है और A² + B² + C² - AB - BC ये पूरा ओवरऑल इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो ओवरऑल आप लोग के बीच देखिए सबसे पहले AQ देखिए ए फार्मूला AQ + BQ + CQ - 3ABC का फार्मूला था, आप लोग के सामने मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रखिएगा। तो A + B + C लिखिएगा, देन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए A² होता है + B² होता है + C² होता है, देन माइनस क्या कीजिए AB - BC - C, ये आप लोग को फार्मूला के रिगार्डिंग होता है। क्लियर है। और ओवरऑल नीचे भी देखिएगा तो आप लोग का इसी सेटल पे आ रहा था A² + B² + C² आ रहा, माइनस क्या करें AB - BC - CA कर रहा। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल क्या बचा A + B + C बच रहा। फ्रेंड्स A का वैल्यू अगर देखिए तो 232 है, देन B का वैल्यू देखिए तो 140 है, देन C का वैल्यू देखिए 353 है। तो ओवरऑल सबका सम करेंगे तो 725 आया। क्या आएगा 725, जो कि ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 tan θ - 3 = 0 लिख रहा। तो यहाँ से अगर आप लोग tan θ का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग के सामने 3/4 आ गया। क्लियर है। अब अगर आप लोग इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़ें तो आप लोग को याद होगा 1 -
2 थीटा बटा 1 + 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो ओवरऑल मैं आप लोग को बताया भी था। तो फ्रेंड इसका जो फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका डायरेक्टली फार्मूला देंगे tan स्क्वायर थीटा। तो ऑलरेडी देख रहे हैं tan थीटा का वैल्यू कितना था, 3/4 था। तो हम लोग इसका डायरेक्टली क्या करें, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 9/16 होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है ये। मैं फास्टली इसलिए बताता क्योंकि आप लोगों का CBT 2 का पेपर 13 को है। चलिए 17 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या होगा? याद रखिए जब भी सबसे लंबी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इसका डायगोनल निकालते हैं। ऑलरेडी घन का डायगोनल होता है √3a होता है, A4 स्टार्ट होता है, तो √3 का देंगे। a का वैल्यू 70 था तो 70 √3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, 7 इकाई और 7/2 इकाई की त्रिज्या वाले उन दो वृत्तों के लिए जिनके केंद्र 15 इकाई की दूरी पर है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इकाई से कितनी है? तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को मैं फार्मूला बताता हूँ। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए जब भी बोलेगा तो आप लोगों के लिए एक फार्मूला मैं बताया था, देखिए लिख देता हूँ। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आप लोगों को लिखना पड़ता है d² माइनस, दोनों सीधी रहेगा तो दोनों का रेडियस का डिफरेंस रहता है, R1 - R2 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? तो d का वैल्यू देखेंगे तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो गया, माइनस R1 - R2। तो फ्रेंड 7 में से 7/2 को माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा। क्लियर है? अब इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे और ओवरऑल इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों के सामने जो बचेगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, 212.75 बचेगा। तो ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिए तो 14.586 बचेगा। क्लियर है? तो राइट आंसर आएगा 14.856। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन मैं बता दिया पूरे जादू की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 cos थीटा + sin थीटा का वैल्यू 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? फ्रेंड्स इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कौन सा फार्मूला यूज कीजिए? देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, ये जो वैल्यू लिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करने का प्रयास कीजिए। देखिए 0 डिग्री का वैल्यू नहीं आता, इसको स्किप कीजिए। 20 का नहीं आता, स्किप कीजिए। वैसे 90 का पुट करते हैं सबसे पहले। देखिए √3 कर देंगे, cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 हो गया, फिर sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 आ रहा है, 1 बराबर 1 आ गया ना, तो आप लोग को RHS बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी को डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग को सिंपल वे में ऑप्शन पुट करके बनाना है। अगर मान लीजिए 60 डिग्री पुट करते हैं, देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। तो देखिए √3 कर दें, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, देन sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसको भी सॉल्व किए तो 1 आप लोग का नहीं आएगा। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर जो आ रहा है बी वही है, सही है। चलिए ये क्वेश्चन सुंदर है, देखिए कैसे बताते हैं। आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले जब चूक गया तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 85% में से 35% को माइनस करेंगे तो ओवरऑल आप लोगों के सामने बचेगा 50%। तो 50% का वैल्यू अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 450 आ रहा है। क्या है? 450। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से देखिए 1% का वैल्यू ओवरऑल देखिए तो 9 रुपये आ रहा है। क्या रहा? 9 आ रहा। हम लोग को क्या बोल रहा था? लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? तो देखिए लक्ष्य कितना 35 से चूक गया, तो ये जो 9 था ना, हम लोग 9 को किससे गुना करेंगे? 35 से गुना करेंगे। तो ओवरऑल 9 को 35 से गुना करेंगे तो 315 आ गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? 315 को टोटल मार्क्स कितना था? 450 था, तो 315 का 450 से परसेंटेज निकाल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिए तो 70% आएगा। क्या आएगा? 70% आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो 70% यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा आप लोग बना लिए होंगे। देखिए इसमें भी आप लोगों को फार्मूला यूज करना है। देखिए क्या लिखा? 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त इस प्रकार के, उनके केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों को एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है? फ्रेंड्स सिंपल में याद रखिए, देखिए ये व्यास था तो अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो ये 8 आ जाएगा, देन ये आप लोग का क्या आ जाएगा? 10 आ गया। क्लियर है? अब क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना था। सिंपल अर्थ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना तो बीच की दूरी निकालना था। तो क्या कीजिए, देखिए सिंपल अर्थ में आप लोगों को यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कीजिएगा? 13 ट्रिपलेट तो में नहीं आ रहा, तो दोनों का डिफरेंस देखिए। सबसे पहले वो अभी जो फार्मूला बताया था तो देखिए d² कीजिएगा। क्लियर है? माइनस ये दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर किया तो 10 में से 8 का स्क्वायर कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए ना तो d का वैल्यू कितना था? 13। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 16 कितना होता है? 13 169 हो गया, माइनस 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है। तो 169 में से 4 गया, कितना बचा? 165 आएगा। तो √165 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को मैं हमेशा स्किप करता हूँ, ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सफिशिएंट है, आप लोग बना लिए होंगे। देखिए
68 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात करें। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, देखिए इसका व्यास कितना लिख रहा है, तो व्यास आप लोगों के सामने 28 सेंटीमीटर लिख रहा और हाइट लिख रहा 68 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो सबसे पहले जब भी निकालिए तो आप लोगों को फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच कर देंगे। देन अगला में क्या करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कॉमन लेंगे तो क्या रहा, 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा, माइनस एच बचेगा। तो सिंपल में एच एच कैंसिल कर देंगे तो देखिए 2 है 2 कर देंगे। पाई का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को बचपन से पता है 22/7 होता है आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू ओवरऑल कितना लिखा था, 28 था, तो 28 का था 14 हो गया, फिर एक आर ले देंगे 14। सॉल्व कीजिए, 7 का पारा में 14 दो बार में आता है। अब गुना कर लीजिए, तो ओवरऑल गुना कीजिए तो 1232 आएगा। क्या आएगा, 1232। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बाहरी आयामों वाले एक लोहे का बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 50 ग्राम है तो खाली बक्से का भार कितना होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए बक्से का भार निकालना, तो बक्से में लगे लोहे का आयतन निकालना। सबसे पहले आप लोग जानते हैं लोहा का शेप होता है क्यूबोइडल जैसा होता है, तो एल गुना बी गुना एच कर देंगे, तो 60 गुना 40 गुना 20 कर देंगे। देन माइनस क्या कीजिएगा, देखिए 1 मीटर सेंटीमीटर मोटी चादर है ना, तो एक लेफ्ट साइड लगा था एक राइट साइड, तो एक एक 2 हो गया। तो क्या करें, 60 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 58 करेंगे। देन फिर 40 में से 2 माइनस करेंगे तो 38 आएगा। देन 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, इसको अगर टोटल 6 चौक 24 दिन 48, इसको सॉल्व कीजिए तो टोटल 48,000 आएगा। देन इसको भी सॉल्व कीजिए तो आप लोगों के सामने 39,672 रुपये आएगा। ठीक है, तो टोटल लगा यहाँ से कीजिए तो 8,328 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, बक्से का भार निकालना है। तो बक्से का भार निकालने के लिए ये जो आप लोग का है, सबसे पहले इसका डेंसिटी कितना लिखा था, 50 ग्राम पर 1 के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग को सेंटीमीटर क्यूब में लाना था, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो 416.14 आएगा। क्लियर है, 40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी और एसी के मध्य बिंदु पी और क्यू पर मिलती है। यदि एपी बराबर क्यूओसी और एबी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और एक्यू की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो सीक्यू की लंबाई कितनी होगी। फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए आप लोग को सबसे पहले एक ट्रायंगल को शो करना है। हम इसको मान लेंगे ए, देन आप लोग का ये बी हो गया, सी हो गया। बीसी के समांतर एबी और एसी पर तो 2 रेखा खींचे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पी लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। अब लिखा एपी बराबर क्या है, क्यूसी, तो ये एपी जो बराबर है ना क्यूसी लिख रहा है। क्लियर है। अब लिख रहा है इसमें सिंपल वे में लिख रहा है एबी की लंबाई 12 है, तो चलिए 12 है तो ए ठीक है। तो ए क्यू की लंबाई लिख रहा है 2, सबसे पहले ये 2 लिख रहा है। क्लियर है। तो जब ये 2 लिख रहा है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए अगर एक्स है तो ये भी तो आपका एक्स ही रहेगा ना। तो बोला सी क्यू की लंबाई क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पढ़े होंगे रूल्स थिल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे लिखिएगा ए पी बटा पी बी। तो ए पी बटा पी बी किए होंगे तो आप लोग को लिखना पड़ेगा ए क्यू बाई ए सी, सॉरी यहाँ पे टोटल ले लेते हैं ए पी बटा ए बी बराबर कीजिएगा तो ए क्यू बटा ए सी कहे होंगे। क्लियर है। अब देखिए ए पी का वैल्यू आप लोग का एक्स मान लें। क्लियर है। ए बी का वैल्यू ओवरऑल आप लोग के सामने 12 लिख रहा था, तो मैं 12 लिख दिया हूँ। देन आप लोग को ए क्यू का वैल्यू क्या लिखा था, 2 लिख दिया हूँ। और ए सी का लिखेंगे तो 2 + x कर देंगे। होपफुली आप लोग देख लिए होंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग एक्स का वैल्यू पुट करके देखते हैं ना तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। तो फ्रेंड्स एक्स का वैल्यू क्या निकाला, सी क्यू का, तो ऑलरेडी 4 आ जाएगा। देख लीजिए पुट करके। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये भी काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, ऐसा पिछला क्वेश्चन में बताया था। देखिए एल और एम क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी का मध्य बिंदु है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल खींचेंगे। ए है आपका, बी है और ये सी है। अब देखिए ए बी है और एसी का मध्य बिंदु क्या है, एल और एम है। क्लियर है। अब देखिए बीसी का वैल्यू 18 लिख रहा था, तो आपको एल एम का निकालना है। फ्रेंड जब भी पैरेलल में रहता है तो एल एम का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो बेस होता है यानी बीसी का हम लोग क्या करें, हाफ कर देंगे। तो बीसी का वैल्यू ओवरऑल देखिए 18 था, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 9 आएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले थे। कुछ नहीं करना फ्रेंड, सिंपल में देखिए सबसे पहले वैध मत किस दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत, तो यहाँ पे देखिए 7500 था। क्लियर है। 20% जो अवैध था तो 80% तो वैध होगा ना। अब यहाँ पे 65% प्राप्त हुए कुल वैध का, तो यहाँ पे कितना अवैध वाला को मिला होगा, 35 होगा ना ये। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए ओवरऑल फ्रेंड्स, इसको परसेंटेज में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के बीच में जो ओवरऑल आएगा 2100 आएगा। क्या आएगा, 2100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए जून में रोहित
इसके बैंक खाते का बैलेंस 25 दिन के लिए 50,000 और 5,000, 2 दिन के लिए 20,000, 3 दिन के लिए 1,500 है। तो जून में रोहित बैंक के खाते में औसत क्या है? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 25, तो 25 का क्या करेंगे 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 का क्या लिख रहा था 20,000 से लिख रहा था, तो हम लोग 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आप लोग का 3 का लिख रहा था 1,500 से, तो 1,500 कर देंगे। ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो 25 2 27 से 3 कितना होता है 30 हो गया, 27 3 30 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ऊपर वाला सॉल्व किया तो 169,500 होगा। देन आप लोग इसको कीजिए 30 आएगा। तो टोटल आप लोग देखिएगा तो आप लोग के सामने कितना रहा 5,650 आएगा। क्लियर है? तो 5,650 रुपये आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के विपरीत शीर्ष डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग को पता चला ट्रिपलेट से एक समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ए है आपका, देन आप लोग का ये बी है, देन आप लोग का ये सी लिख रहा है, आप लोग का लिख रहा है ये 3 4 5। तो सबसे पहले 3 मान लीजिए, ये 4 है और ओवरऑल ये 5 है। अब लिख रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला भुजा के विपरीत शीर्ष में डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। यानी यहाँ से एक लंब ला रहे हैं तो ये मान लीजिए डी है। क्लियर है? अब इसका लंबाई ज्ञात करना, कुछ नहीं करना है फ्रेंड। देखिए बीडी की लंबाई निकालना है तो आप लोग देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर था, तो जब भी परपेंडिकुलर कंडीशन आता है सबसे पहले इसके सामने क्या ए बी था, तो हम लोग ए बी मल्टीप्लाई क्या करें, इसके सामने क्या था ये बी सी था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे ए सी से डिवाइड कर देंगे। ओवरऑल अगर करेंगे तो ए बी का वैल्यू 3 है और बी सी का वैल्यू 4 था और ए सी का वैल्यू अगर ओवरऑल देखेंगे तो 5 आएगा। तो 3 चौके 12/5 करेंगे तो 2.4 आएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक नाव को धारा के प्रतिकूल 40.6 किलोमीटर की यात्रा करने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:7 है। तो नाव को धारा के प्रतिकूल 77.7 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 52.5 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कुल कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ आप लोग एक नाव लिख रहा है, देन आप लोग एक धारा लिख रहा है। क्लियर? सबसे पहले दोनों का ओवरऑल देखेंगे क्या लिख रहा है ये। तो नाव का लिख रहा है तो 8 लिखा, तो हम लोग 8x मान लेंगे। देन धारा का लिखेंगे 7x लिखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब देखिए ओवरऑल यहाँ पे लिखा 27 मिनट, तो समय बराबर क्या होता है, इसको घंटा आवर में बदल दिया, तो 27 को 27/60 कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के बीच में टोटल जो टाइम लिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे दूरी कितना था 40.6 किलोमीटर। ठीक है? देन आप लोग समय दूरी बटा चाल, तो ये दोनों को माइनस करें तो 8x में से 7x घटाएंगे तो x आएगा। तो ओवरऑल अगर x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 812/9 आएगा। तो अगर आप लोग फिर से सॉल्व करते हैं तो प्रतिकूल में आप लोग जानते हैं, तो देखिए प्रतिकूल के लिए निकाले तो 77.60, फिर दोनों का डिफरेंस देखें तो x आ गया। क्लियर है? देन फिर आप लोग का एक लिख रहा है, आप लोग का 52.5 लिख रहा है दूरी में, आप लोग दोनों का सम कर देंगे, यानी प्रति अनुकूल हो गया तो 15x आएगा। इक्वल टू क्या करेंगे, तो दोनों का सम कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग सम करते हैं तो टोटल वैल्यू जो आएगा देखिए 0.9 घंटा आएगा। तो 0.9 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 66 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी? कुछ नहीं करना, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 5 चौक 20 हो गया। तो 20 है तो हम लोग अमाउंट्स के रूप में लिखा तो 120 कर दें, क्योंकि 100 ऐड कर दे तो 120% का वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा 6600 लिखा, ये 0 कट गया। अब 12 का पहाड़ा में ये कितना बार में आता है, तो ओवरऑल आप लोगों को पता है 55 बार में आता है। 55 को 100 से गुना करें तो 5500 आ गया। तो ओवरऑल राइट आंसर होगा 5500, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी सुंदर है, आप लोग बनाए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को ऑप्शन से देखना पड़ेगा। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स आप लोग को तुक्का लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि गेस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को बताना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू क्या लिख रहा, तो यहाँ से क्या करें, देखिए जो आप लोग को समझ में आ सके, मेरा माइंड खुद काम नहीं करे इसके लिए कैसे बताएं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को देखना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखिए। अगर आप लोग वैल्यू पुट करते, देखिए x का वैल्यू मान लीजिए कि x का वैल्यू और y का वैल्यू है। क्लियर है? कौन सा वैल्यू पुट करें कि आप लोग का देखिए x का वैल्यू मान लीजिए 8 पुट कीजिए, y का वैल्यू 2 पुट, 8 दूनी कितना आ गया 16 आ गया। अब देखिए सबसे पहले 8 में से, देखिए 8 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना बचा 6/3 आ रहा है, यानी कि देखिए यहाँ भी 2 आ रहा बराबर 8 और 2 कितना रहा 10, 10 को भी 2 से भागा देंगे कितना रहा 5 आ रहा। अब देखिए 8 दूनी कितना है 16, 16 को भी 8 से देंगे कितना आ गया 2, देखिए सारे में कितना आ गया 2 आ गया, क्या आ रहा है 2 आ गया। तो मैं गेस मेथड से बताऊँ, x का वैल्यू 8 मान लिया और y का वैल्यू 2, तो 8 दूनी 16 हो गया। इसी प्रकार सब में पुट किया तो 2 2 2 आ गया सब में। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक ट्रिक से बनाया, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? चलिए 20 संख्याओं का
HCF सॉरी दो संख्याओं का HCF 20 और LCM 400 है, तो इसके एक संख्या 80 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं 400 लिख रहा है, देन HCF का वैल्यू 20 लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर लिख रहा है 80, तो देन सेकंड नंबर क्या होगा? B मान लेते हैं। तो 20 का पारा में 80 कितना बार में आता है? 4 बार में। 4 का पारा में 400 कितना बार में आएगा? 100 बार में आएगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल B का वैल्यू देखेंगे तो 100 आएगा। क्या आएगा? 100। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है और बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है। पेंसिल के बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले हिस्से की लंबाई 1/1/2 सेंटीमीटर तो पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको बनाइए, देखिए सबसे पहले एक पेंसिल है तो इसका 1/4 हिस्सा काला है, क्लियर है। तो इसके बाद शेष क्या बचेगा? तो ओवरऑल आप लोग का 3/4 बचेगा। फिर लिख रहा बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा, यानी 3/4 का आधा हिस्सा हरा है, तो इसका भी आधा हिस्सा क्या लिख रहा? हरा है। और पेंसिल की बाकी हिस्सा पीला है, तो पीले हिस्से की लंबाई क्या होगा? तो देखिए मान लीजिए कि इसकी लंबाई x है, तो x का आगे 3/4 कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देन इसका हाफ करें तो यानी 1/2 कर देंगे बराबर। तो ये भी लिख रहा 3/2 लिख रहा। तो ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बढ़िया है। चलिए ये लिख रहा दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाना है। फ्रेंड्स अगर अवरोही क्रम में सजाते हैं तो ये आप लोगों के लिए ईजी क्वेश्चन, अगर आप लोग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन तो ईजी। यदि माध्यिका और माध्य का क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक निकालना। सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 3 मीडियन। देखिए मैं लिख देता हूँ 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो फ्रेंड्स इस फार्मूला को यूज करें। 3 मीडियन का वैल्यू 36 है, देन 2 मीन का वैल्यू 35 है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो 36 को 3 से गुना करेंगे 108 आएगा। देन 35 दूनी क्या होता है? 70 होता है। तो 108 में से 70 को घटा देंगे तो ओवरऑल आएगा 38 आएगा। क्या आएगा? 38 आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 61 गुना 62 गुना 63 गुना 69। तो फ्रेंड देखिए बीच में अगर कोई भी 5 आएगा तो देखिए 5 है, यहाँ पे 2, 5 को 2 से गुना करें क्या करें? 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 0। तो फ्रेंड स्टेप्स का आएगा तो आप लोग आँख मूंद कर 0 कर दे। अगर 5 है तो कहीं भी अगर आ रहा है तो गुना में 0 कर दीजिएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिए, देखिए पहला भिन्नों का HCF बराबर होता है भिन्नों का अंशों का HCF बटा हरों का LCM। ये बिल्कुल सही है। यानी कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए 3 बाय कुछ भी अगर मान लो कोई भिन्न है तो उसका HCF निकालते हैं तो सबसे पहले न्यूमरेटर का HCF निकालिएगा, देन डिनोमिनेटर का LCM निकालिए, फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए कितना साफा क्वेश्चन था ये। कितना क्वेश्चन हो गया? 30 क्वेश्चन हो गया। देखिए कितना अच्छा लग गया बताने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। सोने और चांदी, क्या लिख रहा? सोने और तांबे को मिलाकर निर्मित 2 मिश्र धातु ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 है और 5:11 है। नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन 2 मिश्र धातु को समान मात्राओं को पिघलाया गया है और उन्हें मिलाया जाता है। अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए पहला में हम लोग सोने की बात कर रहे हैं, तो सोना 5 है और 5 3 क्या होगा? 8 हो गया, क्लियर है। देन नेक्स्ट में बात करना चाहते हैं तो 5 है और टोटल 5 और 11 कितना होगा? 16 हो गया। पहला में देखिए बर्तन सी में दोनों के अनुपात निकालें तो इसको रेशियो कर देंगे। देन आप लोग का 3 रेशियो क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे प्लस सेकंड लिखेंगे 11 रेशियो 16 लिखेंगे। ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पहला में आएगा आप लोग का 15/16 आएगा। देन सेकंड में आप लोग का आएगा 17/16 आएगा, क्लियर है। तो 16 16 कैंसिल हो गया तो आप लोग के सामने आएगा 15/17 आएगा। 15/17 तो ओवरऑल फ्रेंड्स 15/17 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। ये एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से दोपहर 3 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से शाम 4 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलना आरंभ करती है। तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे? सबसे पहले देखिए टोटल ओवरऑल दूरी कितना? 420 किलोमीटर है। देखिए कोई गाड़ी है सबसे पहले 3 बजे चलना स्टार्ट कर रहा और 4 बजे तक वहाँ पहुँच रहा। तो देखिए एक घंटा में देखिए 3 बजे से लेकर 4 बजे यानी 1 घंटा ना। तो हम लोग दूरी निकालें 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो 1 घंटा हो गया। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना था? 60 था, समय तो 1 घंटा का था। तो देखिए टोटल 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली ए अकेले, क्लियर है। अब देखिए टोटल ओवरऑल दूरी कितना था? 420 था। तो 420 में 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो कितना बचा? 360 बचा। अब देखिए जब भी विपरीत दिशा होता है तो दोनों के चाल को सम कर देते हैं। तो ये 60 था और देन अगला 30 था, तो 60 और 30 को जोड़े 90 आएगा। तो 90 को 360 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा? 4 आवर आएगा। क्या आ गया? 4 आवर। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो आप लोग का इसमें लास्ट टाइम था कितना था? ये 4 बजे था ना, तो 4 बजे में हम लोग 4 घंटा को जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है? ये 4 आ रहा था, ये 4 घंटा आ रहा था। तो देखिए ये 4 बजे रहा था, फिर उसमें 4 जोड़ते, 4 4 कितना? 8। तो 8 बजे रात को एक दूसरे को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए
धनात्मक संख्याओं के अनुक्रम में तीसरा पद ज्ञात करें जिसे 2, 3 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 5 है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपल अर्थ जब भी टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो देखिए 2 में आप लोगों को माइनस कर दीजिए 1 को, 1 आ गया। फिर देखिए 3 में भी आप लोग को 2 को माइनस करना होगा, 1 आएगा। देन आप लोग को 6 को ही माइनस करना पड़ेगा 5 से, तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि देखिए सबसे पहले आप लोगों को सिंपल अर्थ में क्या कीजिए, 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालिए, 6 आएगा। अब 6 में से 1 घटाइए, 5 आ गया। फिर रुकिए, एक काम कीजिएगा ना, इसको ऑप्शन से देखिए, तो ऑप्शन से बनाइए तो 17 आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी वस्तु को 6833 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1447 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है, तो 45% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। कुछ नहीं करना फिर, देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आएगा बराबर का कंडीशन आता है तो इसमें सीपी निकालते हैं। तो सीपी जब भी निकालने के लिए रहेगा दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ पे लिखे देखा 6833 लिख रहा, देन आप लोग का लिख रहा 1447 लिख रहा, दोनों का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू निकालेगा तो वैल्यू आपका कितना लिख रहे हैं, देखिए 8280/2 कर देंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4140 आ गया। क्लियर है, तो 4140 आ गया। अब इसी का हम लोग क्या निकालना था, 35% के लाभ पर बेचना है। तो ओवरऑल क्या करें, 4140 को ना 45% लाभ पे बेचना है, यानी 145/100 कर देंगे। तो ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो 6003 आएगा। क्या 6003 आएगा, तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके बनाइएगा। देखिए 1/2 है, तो फ्रेंड्स 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 लिख सकते हैं। देन 6 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 गुना 3 लिख सकते हैं। देन 12 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं 3 × 4 लिए। देखिए ये लगातार बदलते जा रहा है। तो आप लोग अगर क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा ये इस कंडीशन में जा रहा। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में फॉर्मूला था 1 × लास्ट वाला का ये करते हैं। तो इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो n × n+1 आएगा आंसर। क्लियर है, तो n × n+1 जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आप लोगों के सामने 35 में मैथ्स बताऊं जिसमें आप लोग को ओवरऑल 33 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया हूं। क्लियर है, चलिए अब आ चुका है अपना जीएस का माल। तो चलिए जीएस के देखते हैं जीएस का क्वेश्चन कैसे, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। जीवाणुओं द्वारा अपने परिवेश में नग्न डीएनए यानी नेक डीएनए को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जीवाणुओं द्वारा अपने परिवेश में नग्न डीएनए को ग्रहण करने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। बातें करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए एक होता है रेप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स यार रेप्लिकेशन क्या होता है, देखिए डीएनए से डीएनए जो बनता है उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से देखिए डीएनए टू डीएनए जो बनता है ना, डीएनए टू डीएनए जो बनता हुआ उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं। देन फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा अगर एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से अगर आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, और आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। और बातें करना चाहते हैं डीएनए में, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है डीएनए में कुल कितना नाइट्रोजन बेस होता है। तो फ्रेंड्स याद रखें, ए डबल बॉन्ड होता है टी के साथ, देन सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ होता है, यानी एडेमिन थायमिन डबल बॉन्ड से होता है, साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। तो इसमें गोल्जी उपकरण जिससे हम लोग बोलते हैं गोल्जी एपर्चस, इसे इसका कार्य होता है पैकिंग का कार्य करता है। क्या कहता है, पैकिंग का कार्य करता है। इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पैकिंग एंड प्रोटीन का संस्मरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। सिंपल में याद रखें, गोल्जी उपकरण को पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं सेल का। क्लियर है, और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन और लिपिड्स को छांटता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोगों को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए वर्क काफ़ी ज़्यादा करता है ये। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक होता है रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ वाले जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करते हैं और स्मूथ वाले होते हैं फैट्स का निर्माण करते हैं। ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। जीवों में लगभग 24 घंटे में जैविक चक्र को नियंत्रित करने वाले मास्टर ब्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड ये जो आप लोग का होता है SCN, जिसे बोलते हैं सुप्राकाइजेमेटिक न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था ये। सेरेबेलम क्या होता है, तो फ्रेंड मस्तिष्क को जो बैलेंस करके रखता है, यानी आपकी बॉडी जो आपकी गति को कंट्रोल करता है, या फिर जो आप लोग बॉडी में जो बैलेंस करके रखते हैं उसको बोलते हैं सेरेबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र में कार्य करता है। पिनियल ग्लैंड्स क्या होता है, पिनियल ग्लैंड्स को आप लोग को हमारे मनुष्य का तीसरा आंख भी बोलते हैं। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यही पिनियल ग्रंथि जो है ना मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को उत्पादित करता है। यही मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, ये रात में बढ़ता है, जो नींद को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स देखते होंगे बच्चा लोग या हम लोग के सामने अगर लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, लाइट अगर
मस्तिष्क पे पड़ता है तो डायरेक्टली नींद नहीं आता, लेकिन वही लाइट अगर खत्म हो जाता है तो नींद आता है। तो ये मेलाटोनिक हार्मोन के कारण होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स याद रखें, विन द बैटल ऑफ योर माइंड्स का जो लेखक है आप लोग को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा रीता राममूर्ति गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक रीता राममूर्ति गुप्ता है। क्लियर है? काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है ये। बातें करना चाहते हैं चेतन भगत का, तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था चेतन भगत के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया हाफ गर्लफ्रेंड है, हाफ गर्लफ्रेंड है। वही शशि थरूर के बारे में आप लोग जानते हैं, द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं मानव विकास सूचकांक के। देखिए मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन ही आ सकता है। तो 130वां था। क्या था? 130वां था, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें टोटल जो देश शामिल थे 193 देश शामिल थे। 193 देश में भारत का रैंक कितना है? 130 है। होपफुली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें भारत का जो HDI जो स्कोर था 0.685 था। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ 685 था, सॉरी 0.685 था। और इसका जो वैल्यू जो था वह 0 से लेकर 1 के बीच होता है। क्लियर है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए बातें करना चाहते हैं एक और का, वैश्विक शांति सूचकांक में यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना? तो ये भी याद रखें 115 है, जिसमें टॉप पे है आइसलैंड और सबसे लास्ट में रूस है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए और क्या बाकी जो था मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद देखते हैं, सोने और तांबे को मिलाकर निर्मित दो मिश्र धातु ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 है। नए मिश्र धातु सी बनाने के लिए किन दो मिश्र धातु के समान मात्राओं को पिघलाया गया और उन्हें मिलाया गया? अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करना। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, काफ़ी ये तो बना दिए थे ये सब हम। ये लगता है क्वेश्चन यहाँ से रिपीट, क्वेश्चन लगता है यहाँ से ओफो। इसके बाद हम लोग को यहाँ आना ना, यहाँ सॉरी देखिए ओफो दिख नहीं रहा, फिर भी देखिए अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता हो अभिज्ञान शकुंतलम सबसे पहले कालिदास का एक महत्वपूर्ण नाटक था और इसे अंग्रेजी में जो लिखा गया था विलियम जोन्स ने लिखा था। विलियम जोन्स ने लिखे थे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने लिखे थे। क्लियर है? और आप लोग को पता हो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। क्लियर है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। और अभिज्ञान शकुंतलम को हिंदी में अनुवाद जो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम करें। सबसे पहले राज्याभिषेक। फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में हुआ था। क्लियर है? बात करना है सूरत की पहली लूटमार, तो सूरत पे जो लूटमार किया था 1664 में किया था। देन कर्नाटक पे आक्रमण जो किया था सबसे लास्ट में किया था 1677-78 के समय किया था। और पुरंदर का पे विजय किया था 1648 में किया था। तो देखिए सबसे पहले 1648 यानी कि सबसे पहले 4 होगा, देन फिर 1664 यानी कि 2 होगा, देन अगर आप लोग देखिए तो ऑप्शन ए 1674 होगा, फिर आप लोग का 1677 होगा, 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा शिवाजी ने पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया था 1648 में, देन सूरत पर लूटमार किया था 1664 में, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, कर्नाटक पर आक्रमण किया था 1677-78 के समय। क्लियर है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा शिवाजी में जो 10 जो अष्ट दिग्गज कहते हैं, एक अष्ट प्रधान होते हैं एक अष्ट दिग्गज, मैं कन्फ्यूज क्यों, आप लोग बताइएगा क्या होता है ये। निम्नलिखित में कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? देखिए सबसे पहले 1857 की कराते कानपुर में लीड कौन करे थे? नाना साहब बिल्कुल सही, झांसी से कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही, ग्वालियर से ताप्या टोटे, लेकिन इलाहाबाद से फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन कर रहे थे? आप लोग को बताना चाहते इलाहाबाद से लियाकत अली खान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुंवर सिंह कर रहे जो कि गलत है। कुंवर सिंह कर रहे थे बिहार के आरा से कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग का गलत हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा लियाकत अली खान कर रहे थे इलाहाबाद से। क्लियर है? जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? इस फेमस क्वेश्चन है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? ये दक्षिण अफ्रीका में है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहीं पर बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति रहते हैं? तो बुशमैन रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बुशमैन जनजाति लोग रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सर्वाधिक गर्म होता है। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग को पता, देखिए सबसे पहले ये होता है क्षोभ मंडल, देन आप लोगों का समताप मंडल होता है, देन मध्य मंडल होता है, देन आयन मंडल होता है, देन मध्य मंडल। तो सबसे जो गर्म जो होता है आप लोग का सबसे जो नीचे होता है यानी कि क्षमताप मंडल होता है, सॉरी क्षोभ मंडल होता है। याद रखिए क्षोभ मंडल सबसे गर्म मंडल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो क्षोभ मंडल को ही सबसे गर्म मंडल कहते हैं। क्लियर है। चलिए, और बातें करना चाहते, क्षोभ मंडल में ही आकाशीय सब घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में आप लोग जानते हैं आयन मंडल से आयनोस्फीयर होता है जिसमें इंटरनेट वगैरह रहता है। समताप मंडल में फ्रेंड्स आप लोगों को पता, समताप मंडल में ओजोनोस्फीयर होते हैं। क्लियर है। और समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल में संचार मॉडल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मध्य मंडल में उल्काएं रहती है। हेलेंस्की राजधानी किसकी है। तो आप लोग को मैं ओवरऑल बताया था, हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की है। क्लियर है। काफ़ी सुंदर क्वेश्चन था ये। और फिनलैंड की मुद्रा क्या होता है, यूरो होती है। क्या होते हैं, यूरो होते हैं। वही बातें करना चाहते हैं आइसलैंड का। तो फ्रेंड्स आइसलैंड याद रखिए, इसकी राजधानी रिकजेविक है। क्या ये रिकजेविक है, रिकजेविक है। और आइसलैंड से मैं कहीं करंट अफेयर बताया था, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में आइसलैंड का टॉप स्थान है। क्लियर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो MS एक्सेल में सक्रिय सेल के आसपास के वर्तमान डाटा क्षेत्र का चयन करने के लिए किस कीबोर्ड शक्ति का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा ना, MS एक्सेल का अगर आप लोग यूज करते हैं तो एक्टिव सेल के आसपास वर्तमान डाटा यानी करंट रीजन का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस न्यूमेरिक कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बातें करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, आमतौर पर पूरी वर्कशीट का चयन होता है। वही बात करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस पर, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरे कॉलम का चयन होता है। क्लियर है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंटरनेट सुरक्षा में IPsec का प्राथमिक उपयोग क्या है। देखिए IPsec का प्राथमिक उपयोग होता है नेटवर्क लेयर पर संचार को सुरक्षित करना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और IPsec का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। IPsec का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे न्यूरल नेटवर्क के प्रशिक्षण में वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए ग्रेडियंट्स, इसका अगर आंसर देगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निचली परतों तक ग्रेडियंट का बहुत छोटा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया गया। तो फ्रेंड्स याद होगा आप लोगों को, भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी जो बनाया गया वह अमरावती में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, अमरावती में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर को ध्यान से रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अजंता कार्बन को ऑपरेटिव बैंक मर्यादित का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह किस राज्य में कार्यरत बैंक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन फ्रेंड। तो याद रखिए ये आप लोग का महाराष्ट्र में, कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अभी RBI का भी वर्तमान गवर्नर कौन है। तो संजय मल्होत्रा है। कौन है ये, संजय मल्होत्रा है। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, यहाँ पे लिखा सदस्यों के द्वारा। ठीक है। तो सदस्यों के द्वारा देखिए बातें करना चाहते हैं 26 नवंबर 1949 को। सबसे पहले याद रखें 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। क्लियर है। याद रखिएगा, यानी कि इस दिन संविधान को अपनाया गया था। क्वेश्चन आता है ये इस दिन क्या हुआ था, संविधान को अपनाया गया था, अपनाना हुआ था। वही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या हुआ था, लागू किया गया था। क्लियर है। और 22 जुलाई 1947 को क्या था, ये भारतीय तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। भारतीय तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। वही बात करना चाहते हैं 24 जनवरी 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। याद रखें 24 जनवरी 1950 को। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान को हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और इस बैठक में 28 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। क्लियर है। और ये आप लोग का 24 जनवरी को ही संविधान का अंतिम भी बैठक हो, याद रखिएगा। ये अंतिम बैठक था 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। क्लियर है। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। वही बातें करना चाहते हैं इसका पहला बैठक कब हुआ था। तो ऑलरेडी मैं आप लोग को हमेशा डिस्कस करता हूँ 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ था। क्लियर है। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। क्वेश्चन तो खैर मैं बहुत सारा ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन नहीं, आप लोग को जो नीड है उसको मैं बताऊंगा। भाई मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में बोल रहा है, देखते हैं ऑप्शन क्या लिख रहा है। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे नरेंद्र मोदी क्या है, मंत्रिपरिषद का तो अध्यक्ष है, लेकिन उसका मेन प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के संसद का सदस्य होना बिल्कुल जरूरी होता है। बिल्कुल फ्रेंड, मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे, इससे पहले देखते होंगे स्मृति ईरानी एक मंत्री थे, लेकिन आज देखिए वो मंत्रिपरिषद का सदस्य
सदस्य नहीं है, इसलिए उसके पास कोई भी संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए उसके पास मंत्रिपरिषद नहीं है। तो ये भी आप लोगों के सामने सही हो गया। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है, बिल्कुल ये भी आप लोगों का सही है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे हर महीने में संसद सदस्यता प्राप्त करना होगा। नहीं फ्रेंड, हर महीने में नहीं होता। अगर बाई चांस फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति है, उसे कोई मिनिस्टर बना दिया गया, तो फ्रेंड्स उसे क्या होता है, 6 महीने के अंदर चाहे वो लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं से भी एक सदस्यता को ग्रहण करना पड़ा, ये होता रूल। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का गलत है, यानी 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए आर्टिकल 62 फ्रेंड्स, आप लोगों को पता हो आर्टिकल 62 ये बोलता है राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का और असीमित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पद अवधि का प्रावधान है ये। तो 62 में तो ये आप लोग को हो नहीं सकता, कैंसिल कर देंगे। आर्टिकल 63 में बोलता है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया, यानी आर्टिकल नंबर 63 में ये बोला कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, तो ये 63 में भी नहीं होगा, जो कि फिर ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। आर्टिकल नंबर 64 में ये बोला गया राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है आप लोग का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल नंबर 64 में बोला गया। तो बात करना चाहते हैं आर्टिकल 65। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा आर्टिकल 65 में ये कहा गया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन आता है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। फ्रेंड्स करंट अफेयर ये क्वेश्चन आ गया। तो अभी आप लोग को पता होगा भारत का नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन बने, सीपी राधाकृष्णन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और इन्होंने किसे हराया था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन इससे पहले झारखंड महाराष्ट्र का एक राज्यपाल भी रह चुके हैं, और फिर इससे पहले इन्होंने सी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। क्लियर है। चलिए, और इनका जो शपथ ग्रहण हुआ था शायद 13 सितंबर को हुआ था, देख लीजिए, तो मैं कन्फ्यूजन में 23 सितंबर 2025 को हुआ था। क्लियर है। इससे पहले कौन थे, जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने पहली बार कोई ऐसा उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिए थे। चलिए, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th को मैं पढ़ाता हूँ इसलिए याद है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 से उदारीकरण के लिए पोल खोल दिया था। क्लियर है। और आप लोग को अल्टीमेटली पता एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों का जो श्रेय आता है मनमोहन सिंह को आता है। क्लियर है। चलिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किस में किया गया था। फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है भारत का जो अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसकी जो चयन किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना से किया गया। किससे किया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना से। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। लेकिन आई रिपीट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर था 1956 से लेकर 1961 के बीच में था, 1961 के बीच में था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए, और ये इसका जो रूपरेखा जो तैयार किया गया था पीसी महालेनेविस के द्वारा करवाया था। क्लियर है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आती है। तो फ्रेंड गिफिन वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो कि घटिया माल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटिया माल को गिफिन वस्तु कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी में जीरो नॉलेज ग्रुप का क्या अर्थ है। तो क्रिप्टोग्राफी में जीरो नॉलेज प्रूफ का अर्थ होता है जानकारी बताए बिना उसकी सत्यता साबित करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। मैक्सवेल के समीकरण किन क्षेत्रों के लिए एकीकरण करते हैं। तो फ्रेंड्स मैक्सवेल का नियम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद्युत में भी पढ़े होंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े होंगे, मैग्नेटिज्म में भी पढ़े होंगे, और आप लोग का लाइट में भी पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछा। तो उष्मागति के संदर्भ में एंट्रोपी का अर्थ क्या होता है। तो एंट्रोपी की जो माप होता है, याद रखें सिस्टम में अर्थ अव्यवस्था के यादृच्छता। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। एंट्रोपी के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए करंट अफेयर ध्यान से सुनेगा। सुधीर मन, सबसे पहले याद रखें सुधीर मन कप का संबंध किससे, तो बैडमिंटन से। ठीक है। तो सुधीर मन का बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता था। तो याद रखें चीन ने जीता था। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेगा। और चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया था, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, और क्या इसके बारे में कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसे जो चुना गया प्रकाश मखदूम को। अगेन आई रिपीट, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निर्देशक प्रकाश मखदूम को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय फिल्म निगम विकास का जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना पड़ेगा।
यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स याद रखें, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? ये न्यूयॉर्क में है। क्लियर है? और इसका स्थापना कब हुआ था? देखिए डेट है आप लोग का 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें वर्तमान में कुल 93 देश हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोग को पता सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य से भारत 8 बार बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। द कॉन्स्पिरेसी टू क्या लिख रहा है? ऑस्टेम मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, द कॉन्स्पिरेसी टू ऑलमोस्ट प्री प्रेसिडेंसी का जो लेखक है, देखिए नाम भी ऐसा ना, व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गोटाबाया राजपक्षे होगा। गोटाबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका का बुक है। ठीक है, तो याद रखिए गोटाबाया राजपक्षे द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्टेम मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नाम पुस्तक के लेखा है। क्लियर है? इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्लियर है? ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा मैराथन, तो मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होता है 26 मील या फिर 385 गज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और मैराथन दौड़ होते हैं जो विश्व की सबसे लंबी दौड़ प्रतियोगिता होती है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार शकून खान निम्नलिखित में से किस खाद्य वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन आ सकता है। तो शकून खान का संबंध किससे था? तो ऑलरेडी मैं आप लोग बताया था, सारंगी से होता था। किससे था ये? सारंगी से था। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड केसीसी का पूर्ण रूप होता है किसान क्रेडिट कार्ड होता है। किसान क्रेडिट कार्ड, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और याद रखें किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुआ 1998 में हुआ था, जो कि उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान का एक उदाहरण है। तो याद रखें, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान जो है पूंजीगत व्यय का था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होने का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः होता है। ये सब क्लास 12 का क्वेश्चन दे दिया है, जो कि नहीं आएगा इसमें। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए एक होता है थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसे कहते हैं, जैसे अगर आप लोग मान लीजिए स्विच है, तो स्विच को अगर गर्म करते हैं तो देखते हैं वो कड़ा हो जाता है, यानी कि वो मुलायम नहीं होता, तो उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक यानी जो पॉलीथीन यूज करते हैं उसको गर्म करते हैं तो करकरा के वो चिप जाता होगा, तो उसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, LIGO तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का निर्माण का पता लगाने के लिए क्या किया गया था? तो 71 का राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगे। क्या था? गुरुत्वाकर्षण तरंगे। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखें, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का आयोजन उत्तराखंड में करवाया जा रहा है। कहाँ पे करवाया जा रहा है? उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स आप लोगों के बारे में आपको लोगों को पता होगा, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया, यानी 27 जनवरी से यहाँ पे आप लोग बताएं आर्टिकल नंबर 24 यानी 44 लागू हो गया। समान संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। सेकेंड गुजरात है ये। भारत का पहला SI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला गया? तो इसके लिए राइट आंसर कीजिए छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे खोला गया? छत्तीसगढ़ में। अगेन आई रिपीट, यह पार्क अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में खोला गया। ठीक है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव राय है। चलिए नामचा बारबार में यू टर्न लेने वाले ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करता है? अल्टीमेटली फ्रेंड नामचा बारबार आप लोग का आता है अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को पता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो ये आप लोग को मैं लिख देता हूँ, हो सकता है पूछ सकता है। तो सांगपो बोलते हैं, याद रखिए सांगपो बोलते हैं। मुद्रापूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। देखते हैं असत्य क्या लिख रहा है। पहला, वाणिज्यिक बैंक प्राथमिक जमा का उपयोग साख निर्माण में करते हैं। बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा आयोजित मुद्रा आपूर्ति की माप में शामिल नहीं है। बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट, किसान और क्रेडिट मनी उस मनी को संदर्भित करता है जिसका धन मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में अकेले धन का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। गलत है। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संवैधानिक संशोधन से है? फ्रेंड्स आप लोग को अल्टीमेटली पता है, सबसे पहले भारतीय संविधान में संशोधन का जो जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 368 में किया गया, और ये जो लिया गया भारतीय संविधान के दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और जो कि भाग नंबर 20 में जिक्र किया गया। भाग नंबर 20 में लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया। किससे लिया गया? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो क्षेत्र का ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और याद रखिए संविधान में संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है कम से कम आधे राज्यों के बहुमत से। क्लियर है?
बातें करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 360, तो आर्टिकल नंबर 360 जो होता है वह वित्तीय आपातकाल से होता है। बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 332, तो आर्टिकल नंबर 332 जो होता है वह SC ST को विधानसभा में छूट के लिए दिया गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष बैठाया गया था? सबसे पहले रजिया सुल्तान का जो टेन्यूर था आप लोग को पता होगा 1236 से लेकर 1240 के बीच में था। 1236 में इन्हें गद्दी पे बैठा, अब 1240 में से हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। और रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की पोशाक में राज दरबार में जाती थी। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके साथ साथ याद रखिए यह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका भी थी। क्लियर है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। और इसकी जो मृत्यु हुआ था 1240 में, इसके पति कैथल ने करवा दिया था। इसके पति के साथ हो गया था जो कि अल्तुनिया में हो गया था। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है क्वेश्चन का लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर किस राज्य से होकर गुजरती है? सबसे पहले याद रखें फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए ट्रिक है आप लोगों को, गुराम छजा पत्रिम, आप लोगों को भी पता होगा लेकिन मैं एक बार रिकॉर्ड, गुराम छजा पत्रिम। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, गुराम छजा पत्रिम। तो पत्रिम देखिए, गुस्सो के गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, अमा से मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ आप लोग का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि का समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई क्या है? फ्रेंड्स करंट अफेयर के अनुसार बताना चाहते हैं 11,000 किलोमीटर से अधिक है। क्लियर है, याद रखिएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है 11,098.8 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। और गुजरात में भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। होपफुली आप लोग को पता हो। देखिए अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे याद होगा GMG के GM, देखिए GMG, फिर क्या लिखिएगा के, ये आप लोग को पता होगा। तो G होता है गुजरात, M फॉर महाराष्ट्र, फिर G फॉर गोवा, K से कर्नाटक, K से केरल। और यहाँ पे याद कर ले बोट, तो B से बंगाल, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु। ये आप लोग का 5, 4, 9 टोटल 9 ऐसे होते हैं जो तटीय स्टेट होते हैं। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। और भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेंस थेरेपी में किसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया था? तो आई होप आप लोगों को मैं बताया था, फेंस थेरेपी में बैक्टीरियोफेज का प्रयोग करते हैं जो कि एक प्रकार का वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। उर्वरकों के अपवाह के कारण जलाशयों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सुपोषण होगा। क्या होगा? सुपोषण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। भारत में गोल क्रांति किससे संबंधित? देखिए सबसे पहले गोल क्या होता था? आलू होता है, तो आलू से संबंधित होता है। गोल क्रांति के संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वही फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं और कुछ है क्या? देखिए एक होता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध होता है अनाज से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है। वही नीली क्रांति का संबंध मछली से होता है। वही पीली क्रांति का संबंध तिलहन से होता है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से होता है। सारी चीज़ को याद रखिएगा। और अंडा का होता है रजत क्रांति से। ठीक है, और टमाटर का क्या होता है? लाल क्रांति। इस सारी चीज़ को तो मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सबसे पहले अगर आप लोग जानते हैं क्वाड, तो क्वाड क्या होता है? देखिए क्वाड हो गया, ये 4 देशों का समूह है। देखिए एक होता है, सबसे पहले चारों देश का नाम मैं बता देता हूँ, कभी भूलिएगा नहीं। सबसे पहले याद रखिए इसमें जो 4 देश, अपना प्यारा देश भारत है। देन आप लोग को पता होगा अमेरिका भी इसमें, कौन सा? ये 4 मजबूत देश है, अमेरिका है। देन आप लोग को पता होगा इसमें जापान भी होता है, जापान है। और लास्टली आप लोग को पता हो ऑस्ट्रेलिया है। ये आप लोग का 4 जो देश है इसमें क्वाड में आता है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्वाड का जो गठन हुआ था 2007 में हुआ था। 2007 में इसका जो गठन किया गया था शिंजो आबे ने किया था, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्लियर है। और 2024 में क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हुआ था अमेरिका में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा आप लोग का 2025 का। तो फ्रेंड्स याद है 2025 में होगा, भारत में होगा, अपना प्यारा देश भारत में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और 2024 में कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। इस सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम के अनावरण कहाँ किया गया था? तो याद रखिए भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीढ़ से संबंधित है? सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय है। एक होता है उच्चतम न्यायालय जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक होता है उच्च न्यायालय जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स याद होगा आप लोग को भारतीय संविधान में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 32, तो आर्टिकल नंबर 32 से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोग रीट जारी करते हैं। देन आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। तो रीट जो सबसे पहले देखिए रीट
सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे रीड। तो रीड कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। रीड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पाँचों में लिखेंगे नहीं, समझा देता हूँ। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। देन आप लोग का होता है परमादेश होता है। थर्ड होता है प्रतिषेध होता है। फोर्थ होता है उत्प्रेषण होता है। लास्ट होता है अधिकृत अधिकार परीक्षा होता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो रीड जो शब्द लिया गया यह किस देश के संविधान से लिया गया? होपफुली मैं आप लोगों को बताया था, ये रूस के संविधान से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कन्फ्यूज मैं कर गया हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये रूस ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देख लीजिए तो मैं कंफ्यूज हूँ। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है, एक सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। क्लियर है? तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग इसे सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं और आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग इसे हाई कोर्ट जारी करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख रहा था उच्च न्यायालय, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी कि 226। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा पढ़ने में इस प्रकार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया? सबसे पहले 2022 से बोला तो फ्रेंड्स 22 में याद है रोजर फेडरर ने लिया था। रोजर फेडरर ने लिया था। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, और आप लोगों को पता होगा कुल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इसके लिए आप लोग को ट्रिक में बताना चाहता अफवाह याद कर लिए। AF बाउ याद कर लिए। AFW याद कीजिए ना, WU इस टाइप से याद करिए। देखिए एस होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलियमडन और US ओपन होते हैं। क्लियर है? इस बार का जो विजेता ऑस्ट्रेलियन और विलियमडन दोनों का सेम रहा, और फ्रेंच और US का दोनों सेम रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग सैडल को लिख सकते हैं। याद है कि सैडल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। क्लियर है? और इसकी ऊंचाई जो होता है ना वह उत्तरी अंडमान में 738 मीटर है। कितना ये? 738 मीटर है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स आप लोगों में बताया था 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप समूह को कार निकोबार से अलग करता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, आप लोग बताइएगा। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की गई थी? तो ये तो भारत का बच्चा ये क्वेश्चन जानता है। तो भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। क्लियर है? और इस समय जो इसका शुभंकर था अप्पू था। क्या था? शुभंकर क्या था? अप्पू था। ये भी आप लोगों को पता होगा। और एशियाई खेलों का जो आयोजन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2026 में नेक्स्ट एशियाई खेल होंगे। 2026 में नेक्स्ट एशियाई खेल होंगे जो कि जापान में होंगे। कहाँ पे होंगे? ये जापान में होंगे। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जापान में होंगे। और चलिए बस जापान के लिए याद रखिएगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है क्या, देखता हूँ। शायद रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो बस इतना ही था। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। शायद थोड़ा सा ये मैं क्लिक तो बढ़िया से नहीं हुआ, फिर भी कुछ देख लीजिए। सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। देन फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। सॉरी, देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोग का, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल से बता दूंगा। चलिए, और इसका आंसर की भी आप लोग के सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। जो कन्फ्यूजन होगा देख सकते हैं। देन आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तो आप लोग के सामने मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेट नंबर ऑफ 16 लेके आऊँगा। देखिए कौन सा था ये, सेट नंबर क्या 16 था ना, तो सेट नंबर मैं 17 लेके आऊँ। फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं आप लोग के बारे में अपने बारे में भी बताऊंगा क्या हूँ। मैं खुद आप ही लोग जैसा हूँ, बस प्रिपरेशन काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ। और क्या बोलूँ अपने बारे में। चलिए कैसा लग रहा नॉलेज आप लोग बताइएगा, कुछ फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैं किस टाइप से पढ़ाता हूँ। बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ। क्लियर है? तो चलिए देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने फिर से आने वाला। चलिए थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।